नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक वानखड़े। सोमवार की सुबह-सुबह जब जयपुर मुंबई एक्सप्रेस गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंटर कर रही थी, आखिरी वापी स्टेशन था। वापी स्टेशन जैसे उसने छोड़ा, हड़कंप मच गया। बंदूक चलने की आवाजें आई, लगातार फायरिंग हो रही थी। करीब-करीब 12 से 16 राउंड फायर हुए। फायर करने वाला और कोई नहीं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है, उसी का एक जवान था। और मारे गए लोग जो थे 3 पैसेंजर और 1 सब इंस्पेक्टर। जो ये हत्यारा है, इसका नाम चेतन सिंह। और जो सब इंस्पेक्टर मारे गए, वो टीकाराम मीणा। 2.5 साल रह गए थे उनके रिटायरमेंट में। इसके पहले भी वो कुछ समाज कंटकों के साथ पैसेंजर को प्रोटेक्ट करते हुए घायल हुए थे कुछ साल पहले। एक जाबाज अधिकारी करके जाने जाते थे। 2.5 साल तक बचा था रिटायरमेंट के लिए। और गुनाह ये था उनका कि चेतन सिंह कुछ पैसेंजर से उलझ रहा था बिना वजह। कुछ डिस्कशन हो रहा था। वो ना उलझे, ये अपना काम नहीं है। ये उसको समझाते हुए जब मीना उसको लेके आए, तो उसने गुस्से में पहले मीना को फायर किया। मीना की मृत्यु के बाद वो 3 बोगी घूमता रहा, लोगों को देखता रहा, बीच-बीच में फायर करता रहा। मरने वाले कौन थे, क्या थे? मैं इस पे जाना नहीं चाहता क्योंकि मरने वाला इंसान था। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, आदिवासी, ओबीसी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जैसे ही ट्रेन फिर मुंबई एंटर करके किसी ने चेन खींची, ये भागने लगे उतर के, चेतन सिंह। बाकी प्रोटेक्शन जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग थे, उन्होंने उसको धर दबोचा। समझ के परे था कि ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ होगा कि जो इसने गोलियां चलाई? पुलिस के जो रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप के आईजी थे, प्रवीण सिन्हा, उन्होंने मीडिया को कहा कि हमने उसको गिरफ्तार किया है, हम तहकीकात कर रहे हैं। वो गर्म खून का था। शायद छुट्टी से वापस आया था, गर्म खून का था, कुछ मानसिक असंतुलन होगा, हम चेक कर रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप में जिन जवानों के पास हथियार दिया जाता है, उनका काउंसलिंग किया जाता है, क्योंकि हथियार आपके पास है तो आपको गुस्से पे काबू रखना चाहिए। वो काउंसलिंग भी उसकी होती थी। ये बात असमंजस की स्थिति में सब देश था कि ऐसा क्या हुआ होगा कि चलो सब इंस्पेक्टर, कुछ ऑफिस की कुछ झगड़े होंगे, कुछ आपसी तकरार होगी, लेकिन पैसेंजर्स को क्यों मारा? शाम को एक वीडियो रिलीज होता है और दिमाग शून्य होता है। आज ये हादसा मात्र हादसा नहीं रहा। मणिपुर में जहां सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लोग कहेंगे कि ये 4 लोगों के मरने पे तुम रो रहे हो। सवाल 4 लोगों के मरने का नहीं, समाज किधर जा रहा है, समाज को क्या दिशा दे रहे हैं हमारे नेता। क्योंकि जो वीडियो सामने आया वो इतना भयावह है। और किसी पैसेंजर ने उसको रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल से। वो गिरी हुई एक लाश के पास खड़ा होकर, खून पे लथपथ खून पसरा हुआ है, वहां खड़ा होकर वो पैसेंजर को धमका रहा है कि इस देश में रहना होगा तो मोदी और योगी ये दोनों हैं, इनका ही साथ देना है। बाद में वो ठाकरे ये शब्द यूज करता है और फिर कुछ सुनाई नहीं देता, ऑडियो क्लियर नहीं है। क्या वो पैसेंजर के साथ राजनीतिक बहस में उलझ गया था? क्योंकि ये वीडियो मैंने एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा। मैंने कहा कि इसका मानसिक संतुलन खो गया है, ऐसे कहते हैं लोग। और उसका उसका ये कहना था, बाद में एक कहानी गढ़ी गई कि वो लेटा हुआ था। उसके सपने में उसके पिताजी आए और उसको कहा कि जो सामने आए उसको मार दो। वो खड़ा हो गया और उसने मारना शुरू किया।
लेकिन पैसेंजर बताते हैं कि वो लगातार बहस कर रहा था कुछ लोगों से और फिर उसके सब इंस्पेक्टर ने उसको डांट के कहा कि चलो चलो उधर से चलो, ये बहस करना काम नहीं, अपना अपना काम, चलो गश्त करो। तो ये जो साइकेट्रिस्ट को मैंने वीडियो देखा, उसने कहा कि ये जो डेड बॉडी के सामने खड़ा होके बिना ग्लानि के ये जो बोल रहा है, इसके मायने उसके पिताजी का सपना नहीं है। इसके मायने बहुत हॉट डिस्कशन नरेंद्र मोदी और योगी पे हो चुका होगा। ये उन अंधभक्तों में है जो योगी और मोदी के बारे में सुन भी नहीं सकता। हाथ में हथियार, और फिर नतीजा आपके सामने है। क्या हमारे नेताओं ने कभी सोचा है कि मात्र चुनाव में पोलराइजेशन करने के चक्कर में, या चुनाव जीतने के चक्कर में, या सत्ता का मक्खन खाने के चक्कर में, या सत्ता में रहने रहने के चक्कर में आप समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, युवाओं को कितने भ्रमित कर रहे हैं, क्या क्या वक्तव्य आते हैं। गोली मारो सालों को, कब्रिस्तान शमशान, हलाल हिजाब, 80 मराम 20। शर्म आती है। शर्म आती है कि जब मेरे देश के प्रधानमंत्री एक राज्य के चुनाव में बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाने की बात करते हैं। क्या ये संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं? क्या सर्वधर्म समभाव एक राजनीतिक व्यक्ति, एक धर्मांध कहे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री कहे कि बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाओ? क्योंकि कर्नाटक के चुनाव जीतने हैं। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पोजीशन पे है, वो कहता है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को मस्जिद कैसे कहेंगे? इस भगवेधारी को कौन बताएगा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में चल रहा है? जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। यदि आपने भगवा पहन के हिंदुत्व की ध्वजा हाथ में ली है, तो फिर आपको मुख्यमंत्री पद पे आरूढ़ नहीं बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद किसी कलर का मोहताज नहीं, ना भगवे का, ना हीरे का, हरे का, ना नीले का, ना पीले का, ना लाल का, ना काले का। वो संविधानिक पद है, संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। जब कोर्ट में एक मामला चल रहा है और आप एक प्रशासनिक मुखिया हो एक राज्य के, जिस राज्य में यह मामला चल रहा हो, और आप पहले ही वक्तव्य देके ये कहो कि गलत कौन और सही कौन, तो फिर न्यायालय की क्या जरूरत है? सर्वोच्च न्यायालय बार बार हेट स्पीच और इन तमाम बातों को लेके सरकार को लताड़ती रहती है, लेकिन ये मोटी चमड़ी के लोग सर्वोच्च न्यायालय के लताड़ को भी समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र सरकार को तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक नपुंसक सरकार तक करार दे दिया है, लेकिन वो अपने आप को नपुंसक कहलवाना भी पसंद करते हैं। और सही मायने में कहा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय गलत था नहीं। ये तमाम जो ऐसे वक्तव्य कहते हैं, ये नपुंसक ही है, क्योंकि इन्हें ऐसी एक फौज की जरूरत होती है जो अंधभक्त बन के इनके लिए गोलियां चलाए, दहशत पैदा करे। क्योंकि प्रजातंत्र में तो चुनाव से लड़ाई लड़ी जाती है, और चुनाव में तो ये लड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक किए हुए वादों पे खरे नहीं उतरोगे, जब तक जनता की समस्याओं का हल नहीं करोगे, तो जनता आपको साथ क्यों देगी? लेकिन फिर वहीं मेजर मेजोरिटी के लोग कौन हैं, बहुमत के लोग कौन हैं? फिर चाहे मणिपुर जलता रहे, क्योंकि मतई संख्या में ज्यादा है, तो उनका साथ देना है, वो चाहे गलत हो या सही हो। कुकी अल्पसंख्यक है, तो उनकी नियत ही जलना और मरना है, क्योंकि हमारे यहां सिर्फ सत्ता का मक्खन खाने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं।
किसानों का भला, अंतिम व्यक्ति का भला, पिछड़ों का भला, ये वो जो राजनीतिक जुमले हैं जो कभी यथार्थ के धरातल पे उतारे नहीं जाते, ना देश के लोगों का भला करते। ये चाहते हैं कि देश ऐसा ही रहे, ये चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी रहे, ताकि उनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली एक फौज खड़ी हो। अरे सभी रोजगार प्राप्त करेंगे तो फिर इनकी बेवकूफी में इनका साथ देंगे कौन? कभी धर्म संसद लगती है, कभी कोई महात्मा गांधी के पिता को लेकर अपमानजनक बात करता है। जवाहरलाल नेहरू तो ऐसे हो गए हैं, मानो जिसको चाहे वो उनके बारे में कोई भी वक्तव्य करे। उसका नतीजा क्या होता है? महाराष्ट्र में एक सज्जन लगातार महात्मा गांधी को गाली देते हुए शहर शहर घूम रहे हैं। सारा महाराष्ट्र आंदोलित है और सरकार, जिस सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं बीजेपी के, जो प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे कहते हैं कि उनके वक्तव्य से अभी कोई समाज में कोई घटना घटी नहीं है। जब घटना घटेगी तब हम उसका कॉग्निजेंस लेंगे, अभी तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम गलत लेने से यदि कांग्रेस के प्रवक्ता को आसाम की पुलिस दिल्ली में आके विमान से नीचे उतारती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जानबूझ के अपमान किया गया नरेंद्र मोदी जी का। महात्मा गांधी की तुलना यदि मोदी जी से करूं तो सूरज को दिया दिखाने लायक है। कहां महात्मा गांधी, कहां नरेंद्र मोदी। ये जरूरी नहीं कि गुजरात में सब गांधी ही पैदा होते हैं। फिर महात्मा गांधी के ऊपर जब बोलते हैं तो मोटी चमड़ी के नेता जो मंत्री पद के ओहदे पे है, गृह मंत्रालय जिनके पास है, वो कहते हैं कि हमें तो भिड़े गुरुजी जो कह रहे हैं उसको, और राहुल गांधी ने जो सावरकर के बारे में बोला उसको भी जरा देखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो कहा सावरकर के बारे में, वो कागज लेके कहा, वो डॉक्यूमेंटेशन है। सावरकर ने माफी मांगी, किस कंडीशन में मांगी, वो सब चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी सावरकर के व्यक्तिगत जीवन पे, उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके खानदान पे कभी आपेक्ष नहीं लगाया। लेकिन भुरे गुरुजी ने तो महात्मा गांधी के पिताजी को ही नकारा है और एक विशेष समुदाय के साथ जोड़ा है। क्या उसकी तुलना सही की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कल लताड़ने के बाद भी इन नेताओं की अक्कल के ऊपर की मिट्टी, धूल साफ नहीं हुई। जब बांसुरी स्वराज ने कहा कि बंगाल में भी बलात्कार हो रहे हैं, राजस्थान में भी उत्पीड़न हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्या इन राज्यों का उत्पीड़न रुकने तक बंगाल में हम कुछ होने दें? क्या मणिपुर में होने दें? और मणिपुर की तुलना क्या इससे की जा सकती है? जब आप मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ और राजस्थान से करते हो तो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है उसका समर्थन करते हो, और जब उनका समर्थन होता है तो ये घटनाएं और बढ़ती हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों के, उसके परिवार की हत्या करने वाले, सजा मिलने के बाद उनकी सजा कम करवाकर जेल से उसको छुड़वाया जाता है। जब उनका सम्मान किया जाता है तो फिर लोगों को लगता है कि बलात्कार करने से और हत्या करने से सम्मान मिलता है। क्या मात्र बहुसंख्यकवाद और सत्ता की लालच इतना नीच गिरा सकती है? ये मात्र 4 लोगों की हत्या नहीं, ये समाज की मूल्यों की हत्या है। ये राजनीति का पतन की शुरुआत है।
देश को गृह युद्ध के तरफ ढकेलने की एक साजिश है। और फिर रातों रात खबरें बनती है, स्टोरी गढ़ी जाती है कि उनके पिताजी सपने में आए। अब उस वीडियो को चेक किया जाएगा कि वो सही है या गलत है। गवाह घुमाए जाएंगे, चेतन सिंह छूट जाएंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक बने, उन्हें टिकट मिले, क्योंकि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को महिमा मंडित करने वाले को टिकट दिया जाता है और संसद में अपने साथ में बिठा के महिमा मंडित किया जाता है। उन्हें समाज में खुला छोड़ा जाता है कि जब वो कर्नाटक में जाके कहती है शिमोगा में कि आपके घर में सब्जी का काटने का चाकू हो तो उसकी धार तेज करिएगा, काम आएगी। हर हिंदू को शस्त्र रखना चाहिए, बंदूक घर में रखना चाहिए। यदि 80% हिंदू इतना असुरक्षित है इस देश में, तो फिर अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक तो बीजेपी सत्ता में थी अटल जी के टाइम पे भी, तब भी हिंदू कभी असुरक्षित नहीं था। 1947 से लेकर 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, विभिन्न सरकारें आई गई, हिंदू असुरक्षित नहीं था। 56 इंच के सीने वाली सरकार जब सत्ता में आती है तो हिंदू असुरक्षित हो जाता है। सवाल इस देश में असुरक्षित ये नेता है जो लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं बिना कुछ किए, सिर्फ इन अंधभक्तों के भरोसे। मैं आईजी साहब जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, सिन्हा साहब, उन्होंने कहा कि यह मानसिक संतुलन खो चुका है। एक बात को तो मैं मानता हूं कि चेतन सिंह एक घोषित अंधभक्त था और अंधभक्त मानसिक रोगी हो गए हैं। और ये शुरुआत है दोस्तों, और इससे सामान्य इंसान को, जिसके मन में इंसानियत है, जिसके सीना भला ही छोटा हो लेकिन दिल बड़ा है, वो चिंतित है अपने देश के भविष्य को लेकर, अपने बच्चों को भविष्य के लेकर। लेकिन कल के इस हादसे के बाद ये तमाम नेता लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे घर पे कि जो हम चाहते थे वो अब मिलना शुरू हुआ है। जो पेड़ बोए थे अब उसके फल आना शुरू हुए हैं। एक अंधभक्त ने राजनीतिक डिस्कशन पे जब उसके पास तर्क खत्म हो गए तो गोलियां चला दी, मुंह बंद कर दिए। जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते तो आप मुंह बंद कर देते हो। फिर चाहे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके या संजय सिंह को पूरे सेशन के लिए निष्कासित करके, सवालों के जवाब नहीं। लेकिन ये देश हिंदुओं का है, हिंदू यहां मेजॉरिटी में है, लेकिन माफ करें, चंद समाज के ठेकेदार यदि ये समझते हैं कि उनका हिंदुत्व ही इस देश का हिंदुत्व है, तो वो मूर्खता की पराकाष्ठा है। कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया वो हिंदू है, लेकिन उनका हिंदुत्व समावेशी है। हिमाचल के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने 2024 तक ये देश बता देगा कि हां हम हिंदू है, लेकिन धर्मांध नहीं। हम भक्त है, लेकिन अंधभक्त नहीं। इसीलिए ये 4 लोगों की हत्या आज मेरे लिए एक सबक है, समाज के लिए एक सबक है। कम से कम अब तो जाग जाना होगा, क्योंकि ये समाज, ये देश हमारा है, इन ठेकेदारों का नहीं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।